अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम के साथ साथ सही दिशा में परिश्रम करना जरूरी है। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी अन्य राज्य की टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ आदि किसी भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत टॉपिक है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ना जाते हों, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। संपूर्ण संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख करती है। अगला पॉइंट है 92वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अनुच्छेद 120 संसद और विधान मंडलों के भाषा संबंधी निर्देश प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द की कहीं कोई परिभाषा या व्याख्या नहीं दी गई है। अगला पॉइंट है संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग एक सीमित अर्थ प्रशासकीय प्रयोजन के लिए हुआ है। अगला पॉइंट है राजभाषा का प्रारंभिक उल्लेख अनुच्छेद 343 1 में लिखा हुआ है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। अगला पॉइंट दिया है अनुच्छेद 351 के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि सरकार के हिंदी भाषा को लेकर इसके प्रचार प्रसार को लेकर क्या दायित्व है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। अगला पॉइंट है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा भाग 5 अनुच्छेद 120। अगला पॉइंट दिया है विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा भाग 6 अनुच्छेद 210 में है। अगला पॉइंट दिया है विधि निर्माण एवं न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा यह दी गई भाग 17 अनुच्छेद 348 में। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नोट: इसी अनुच्छेद की पालना में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय राजभाषा आयोग का गठन किया गया। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो बीजी खैर। अनुच्छेद 345, 346, 347 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद और विधानमंडल में प्रयुक्त विधेयकों की भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद
349 में भाषा संबंधी विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 350 के अंतर्गत आवेदन में प्रयुक्त भाषण शिकायतें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने तथा अल्पसंख्यकों संबंधी भाषाई प्रावधान मिलते हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 351। इसके तहत हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में सरकार के कर्तव्य और दायित्व का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 120 फर्स्ट के अनुसार भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के तहत संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी अनुच्छेद में आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो वह संसद, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से मात्र भाषा में विचार प्रकट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है भाग 5 अनुच्छेद 120 2 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध न करे तब तक संविधान के लागू होने से 26 जनवरी 1950 अगली 15 वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात या अंग्रेजी वाला अंश रहेगा। भाग 6 अनुच्छेद 210 फर्स्ट के अनुसार विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा भाग 6 में वर्णित है। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल में कार्य राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। भाग 6 अनुच्छेद 210 सेकेंड के अनुसार जब तक विधानमंडल कोई विधि या उपबंध न करे तब तक संविधान के लागू होने से 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद या अंग्रेजी वाला अंश हटा दिया जाएगा। नोट: इसी अनुच्छेद में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों में अंग्रेजी प्रयोग करने का समय 15 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष तक की छूट दी गई। अब हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा अधिनियम के बारे में। 1960 ईस्वी में राजभाषा संबंधी आदेश दिया गया। 1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम संशोधित हुआ। 1967 ईस्वी में 1968 में राजभाषा संकल्प यह पूछा गया था यूजीसी नेट 2021 में। अगला है 1976 में राजभाषा अधिनियम। राष्ट्रपति का आदेश 1955 ईस्वी में। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959 ईस्वी में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा सिंधी को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 इसके तहत 3 भाषाएं हैं, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी शामिल की गई। अगला पॉइंट है 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली शामिल की गई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं असमिया, बंगाली,
गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। महत्वपूर्ण तथ्य: मिर्जा खान ने ब्रज भाषा का पहला व्याकरण 17वीं सदी में लिखा। अगला पॉइंट है खड़ी बोली हिंदी का पहला व्याकरण जोशुआ केटलर ने 1715 ईस्वी में लिखा। अगला पॉइंट है ग्रीव्स ने 1896 ईस्वी में आधुनिक हिंदी व्याकरण लिखा। अगला पॉइंट दिया है ग्रिल क्राइस्ट हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 ईस्वी। अंग्रेजी पद्धति पर लिखा गया यह हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है। अगला पॉइंट है अंग्रेजी पद्धति पर लिखा गया यह हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है। अगला है ग्रियर्सन और सुनीत कुमार चटर्जी ने हिंदुस्तानी ग्रामर को हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ माना है। अगला पॉइंट है मुरारी दास ने डिंगल कोश लिखा है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खड़ी बोली का पहला गद्य ग्रंथ चंद छंद वर्णन की महिमा और यह लिखा गया है कविगंग द्वारा। खड़ी बोली का पहला प्रौढ़ या परिमार्जित गद्य ग्रंथ राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ है और इसका समय है 1741 ईस्वी। अगला पॉइंट है आधुनिक काल में खड़ी बोली का पहला गद्य ग्रंथ लल्लुकृत प्रेम सागर हिंदी कवायद व्याकरण ग्रंथ है। अगला है 85 प्राकृत को भूत भाषा, ग्राम्य भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है साहित्यिक दृष्टि से खड़ी बोली के अनेक रूप प्रचलित हैं यथा उर्दू, रेख्ता, रेख्ती, हिंदुस्तानी, हिंदवी, हिंदवी। अगला पॉइंट है अमीर खुसरो उर्दू नज्म के जन्मदाता माने जाते हैं। यह पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। दक्षिणी हिंदी का ही एक रूप है। यह मूलतः दक्षिणी भारत के मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त की गई हिंदी है। अगला पॉइंट है ग्रियर्सन ने उत्तर भारत के साहित्यिक हिंदुस्तानी का ही एक बिगड़ा हुआ रूप दक्षिणी को बताया है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी उर्दू विवाद का जन्म 1837 ईस्वी में हुआ। अगला है नोट बोली उपभाषा विभाषा भाषा। नोट बोली उपभाषा, इस उपभाषा को कहा जाता है विभाषा। बोली में साहित्य रचना नहीं मिलती। यह एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। लिपि किसी भी भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। अगला पॉइंट है ध्वनि का प्रतीकात्मक चिन्ह लिपि है। अगला पॉइंट है चिन्ह लिपि की बुनियादी इकाई होती है। अगला पॉइंट दिया है भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जबकि लिपि लिखित चिन्हों की संरचना है। भाषा काल व स्थान की सीमाओं में बंधी रहती है जबकि लिपि इन दोनों से मुक्त रहती है। अगला पॉइंट है भाषा ध्वनियों के माध्यम से भाव और विचारों को प्रकट करती है जबकि लिपि उन्हीं भावों विचारों को प्रतीकों चिन्हों वर्णों अक्षरों के द्वारा निश्चित आकार प्रदान करती है। अगला पॉइंट है हिंदी की लिपि देवनागरी मूलतः अक्षरात्मक लिपि है। अगला पॉइंट दिया है
अक्षरात्मक लिपि में चिन्ह अक्षर व्यंजित करता है, वर्णों को नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि को बांटा गया है दो भागों में, दक्षिणी लिपि और उत्तरी लिपि। उत्तरी लिपि से बनी है गुप्त लिपि और गुप्त लिपि से बनी है सिद्ध मातृका लिपि और सिद्ध मातृका लिपि से बनी है कुटिल लिपि। अगला पॉइंट है कुटिल लिपि से शारदा लिपि व नागरी लिपि विकसित हुई है। नागरी लिपि ही 9वीं से 10वीं सदी में देवनागरी नाम से जानी जाने लगी। नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा के सर्वप्रथम लिपि देवनागरी लिपि है। अगला पॉइंट है 8वीं सदी के गुजरात के राजा जयभट्ट ने अपने शिलालेख पर देवनागरी में हस्ताक्षर किया। इसी को देवनागरी की उत्पत्ति का सबसे प्रामाणिक चिन्ह माना जाता है। सबसे प्राचीन लिपि है सैंधव लिपि और ब्राह्मी लिपि। हम लोग पढ़ेंगे सैंधव लिपि के बारे में। यह मुस्ट्रोफेदन शैली, जिसका नाम हिंदी में गोमूत्रिका शैली है, में लिखी जाती है, जिसमें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं का क्रम चलता रहता है। आप पढ़ेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह सभी भारतीय लिपियों की जननी है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय लिपियों की जननी कौन सी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में लिखे गए। अगला पॉइंट है खरोष्टी लिपि। गधे के होठों के आकार की होने के कारण इसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। यह दाएं से बाएं उर्दू की भांति लिखी जाती है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो खरोष्टी लिपि। और यह जो लिपि है यह गधे के होठों के आकार की होती है। अब पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। अब पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। इस लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला पॉइंट है एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है। इसमें जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का उच्चारण है। अगला पॉइंट है मूक वर्ण नहीं है। जो देवनागरी लिपि है इसमें कोई भी मूक वर्ण नहीं है। अगला है जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। अगला पॉइंट है एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। अगला पॉइंट है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप है। यह लिपि विश्व की सभी लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। अगला पॉइंट है इस लिपि का संपूर्ण वर्गीकरण बहुत ही तार्किक ढंग से नियमबद्ध तरीके से किया गया है। अगला पॉइंट है इसका प्रयोग बहुत व्यापक है और प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का प्रयोग के बारे में। अगला पॉइंट है संस्कृत, मराठी, नेपाली, हिंदी के लिए यह एकमात्र लिपि है। अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि स्वदेशी है। यह भी पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी लिपि है जो स्वदेशी है, तो वो लिपि है देवनागरी। अगला है हर वर्ग में अल्पप्राण ध्वनि के बाद महाप्राण ध्वनि का निश्चित क्रम है। अगला पॉइंट दिया है प्रत्येक वर्ण की ध्वनियों में पहले अघोष ध्वनियाँ फिर सघोष ध्वनियाँ मिलती है।
अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि के प्रत्येक वर्ग की नासिक ध्वनि। ये 5 दिए हैं, उस वर्ग के अंत में आती है। अगला पॉइंट है अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए अघोष और सघोष के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है। अगला पॉइंट है स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ का भेद मिलता है। अगला पॉइंट दिया है स्वरों में मात्राओं की संख्या निश्चित है। देवनागरी लिपि में उच्चारण व प्रयोग में समानता व एकरूपता मिलती है। अगला पॉइंट दिया है देवनागरी लिपि अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक दोनों है, लेकिन यह पहले अक्षर को इंगित करती है, इसलिए इसे अक्षरात्मक कहते हैं। देवनागरी में वर्णों की आकृति लगभग एक जैसी होती है। अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि में सर्वाधिक 52 वर्ण है, जबकि रोमन लिपि में 26 वर्ण है। अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि व्यावहारिक और गतिशील लिपि है। अब हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के दोषों के बारे में। इसकी बनावट जटिल है, अतः इसको पढ़ना और लिखना जटिल है, विशेषकर रोमन लिपि से तुलना की जाए तो। अगला पॉइंट है यह लिपि खर्चीली है। अगला पॉइंट दिया है इसकी वर्णमाला लंबी है, अनावश्यक वर्ण व समश्रुत वर्ण इसका बड़ा दोष है। अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि का लेखन भी श्रम साध्य है। अगला पॉइंट है इसके वैज्ञानिक विश्लेषण में कठिनाई होती है। अगला पॉइंट दिया है इसमें 403 टाइप होने के कारण टंकण और मुद्रण में कठिनाई होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि में किए गए सुधार के बारे में। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में सुधार का प्रयास महादेव गोविंद रानाडे, ये महाराष्ट्र के हैं, 1896 ईस्वी में किया गया। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है बाद में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठी भाषा 1904 ईस्वी में देवनागरी लिपि के सुधार के प्रयास किए। 190 टाइपों का एक फॉन्ट निर्मित करवाया, इसे तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया है सर्वप्रथम काका साहेब कालेलकर ने अ पर ही मात्रा लगाकर 12 खड़े का प्रयोग करने का सुझाव दिया। अगला पॉइंट है श्याम सुंदर दास ने इन पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट दिया है प्रख्यात भाषाविद सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी प्रयाग मतलब प्रयागराज, इसका पहले नाम था इलाहाबाद। अगला पॉइंट है स्थापना करने वाले पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी के प्रहरी हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो देवनागरी लिपि है इसकी स्थापना किसने की है? पुरुषोत्तम दास टंडन ने, और इन्हें कहा जाता है हिंदी के प्रहरी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष, ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला है हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 1941 ईस्वी में लिपि सुधार समिति का गठन किया। अगला पॉइंट दिया है महात्मा गांधी के अनुसार मेरा सपना है कि संस्कृत से निकली हर भाषा की लिपि देवनागरी हो। अगला पॉइंट है विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है। अगला पॉइंट है विश्व हिंदी परिषद, यह है नीदरलैंड
लैंड डे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार यह कथन दिया है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।